4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं कई हफ्तों से आपको एक बात बताता आ रहा हूं कि काशी राम जी के मिशन को किस प्रकार से तकलीफ़ पहुंचाई गई है। मायावती जी का एक फ़ैसला कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, ऐसे समय में जब लोकतंत्र की दुहाई पूरा देश दे रहा है, ख़ास करके इंडिया अलायंस के लोग तो दे ही रहे हैं। तो इंडिया अलायंस के समर्थक हैं, वोटर्स हैं, वो भी सोचते होंगे कि ये मायावती जी अगर मोदी जी के साथ आ जाती तो उत्तर प्रदेश की स्थिति बदल जाती। लेकिन जो इंसाफ पसंद सेकुलर लोग और इंडिया अलायंस को बढ़ाना, आगे देखना चाहते हैं, उनको धक्का उस वक्त लगा जब मायावती जी ने तमाम उम्मीदों को पीछे धकेलते हुए कह दिया कि साहब हम तो अकेले जाएंगे। गोया के क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि वो किसी भी सूरत में इनडायरेक्ट वे में भारतीय जनता पार्टी की मदद करना चाहती हैं, ऐसा आरोप है। मैंने अभी कहीं एक प्रोग्राम बनाया था दोस्तों प्रकाश अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब के पोते हैं प्रकाश अंबेडकर, और अंबेडकर नाम हटा दिया जाए तो कोई औकात नहीं है। मुझे शब्द इस्तेमाल इसलिए नहीं करने चाहिए क्योंकि मैंने जब उनके बारे में थोड़ी बताया था कि जब वो मुंबई में राहुल गांधी की यात्रा हुई तो उस वक्त वो 5 मिनट के लिए बोलने आए। बड़े बड़े नेता 5 मिनट के लिए बोलने आए थे, लेकिन उस 5 मिनट के वक्तव्य से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इस आदमी के मन में पहले की तरह कोई चोर है। पहले भी महाराष्ट्र के अंदर 48 में जो 42 सीटें आई थीं, वो हैदराबाद वाले वकील साहब के साथ मिल करके इन्होंने कांग्रेस को, एनसीपी को बहुत बड़ा धक्का पहुँचाया। यही वजह रही कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को 48 में से 42 सीटें आईं। इसी आदमी की वो करतूत थी। इस बार जब लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है और अंबेडकर साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उनका जो संविधान है उसे ख़त्म करने की बात की जा रही है, तो पूरे देशवासियों के साथ एक व्यक्ति को ज़्यादा तकलीफ़ अगर किसी को होनी चाहिए थी, उसका नाम था प्रकाश अंबेडकर। अलग हो गए वो महाविकास अघाड़ी से। पहले 27 सीट मांग रहे थे, फिर बोले 24 हमें दे दो, बाकी में अपना काम कर लो। फिर बोले काम करते हैं 12-12 में कर लेते हैं चारों लोग। 3-4 सीटें ऑफर की गई। शरद पवार उनको वैसे ही दरकिनार करते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे इनको लेकर आए और उनकी राजनीति को चमकाने की कोशिश की। लेकिन इस आदमी के मन में वही हुआ। मुझे लगा उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जी का जो रोल है और संविधान के रचयिता से ज़रूरत से ज़्यादा जो ताल्लुक़ इन लोग बताते हैं अपना, यही सबसे ज़्यादा दूर है। आप खबर देखें, 4% वोट आया था इसकी पार्टी को। एमवीए के लिए झटका। प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वीबीए ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया। कर लीजिए फैसला, पार्टियां नहीं बचेंगी, लोगों का ऐसा कहना है। तो ये इनका ख्याल है। आगे देखें खबर, पहले मैं पढ़कर सुना देता हूँ कि वंचित बहुजन अघाड़ी प्रमुख प्रकाश अंबेडकर के बुधवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने 9 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी भी कर दी है। हम अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हमने कल रात अपनी पार्टी की बैठक में निर्णय लिया। वीबीए प्रमुख ने तीसरे मोर्चे के गठन की भी संभावना की और इशारा करते हुए कहा कि अंबेडकर की ये घोषणा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना से नाता तोड़ने के कुछ दिनों बाद आई है। उस समय वीबीए प्रमुख ने कहा, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 26 मार्च तक सीटें बंटवारे की बातचीत पूरा करने का अल्टीमेटम दिया था। अकोला की सीट से खुद चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस, शायद वहाँ कोई अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी। अंबेडकर ने यह भी घोषणा की कि वीबीए नागपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करेगी। वहाँ कितना भी समर्थन कर लेना, वह नितिन गडकरी ही जीतेंगे। अंबेडकर के निर्णय ने की घोषणा की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवाल लेने से इनकार कर दिया। इसीलिए इनकार कर दिया कि जवाब नहीं था। वीबीए के प्रमुख ने कहा कि आज तक लोकसभा में ओबीसी समुदाय के 1 या 2 सांसद रहे। उन्होंने कहा इसलिए इस बार हमने ओबीसी भटके विमुक्ति से उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और उनकी जीत सुनिश्चित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वीबीए भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरुआत की गई अलगाव प्रक्रिया को रोकने के लिए मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारेगी। अंबेडकर ने कहा कि हम जैन समुदाय को भी मैदान में उतारेंगे, उनकी जीत सुनिश्चित करेंगे। कर दीजिए। पहले भी आप एमआईएम के साथ गए थे, 4% वोट इनको मिला था दोस्तों। और जब मैंने पिछला प्रोग्राम बनाया तो कई लोग तो कमेंट्स में गालियाँ देने लगे, बोले आप प्रकाश जी के बारे में जानते नहीं हैं, ये नहीं जानते। थोड़ा बहुत तो पढ़ा है इनके बारे में।
जानता हूँ कि कौन का आदमी बैकडोर से कैसे काम करता है। सत्य हिंदी का एक प्रोग्राम आ रहा था 10-15 दिन पहले, आशुतोष जी हैं वहाँ, वो उसको लीड कर रहे थे, एंकर कर रहे थे। उसमें एक आदमी ने कहा, बड़े पत्रकार ने, कि इनके पास नोटों के बैग चले जाते हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। तो आशुतोष जी ने उनको रोका कि जब तक हमारे पास सबूत नहीं है तो आप रहने दीजिए। तो एक तो लड़ना होता है, एक मैदान को छोड़ना होता है। जब आपको लग रहा है कि शिवसेना अलग से जहन वाली पार्टी, कांग्रेस बिल्कुल विपरीत, एनसीपी जितनी भी बची हुई है वो बिल्कुल विपरीत, वो तीनों इकट्ठे होकर के अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं या लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं या कमज़ोर व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय आपका क्या रोल होना चाहिए। लेकिन ये करना था। मैंने 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, जब राहुल गांधी की वो हुई थी, तभी मैंने एक प्रोग्राम बनाया था। मैंने तभी बोल दिया था कि ये शख्स जो है, इसकी बातों में बगावत की बू आ रही है, और वही हुआ है। और नुकसान की बात सुन लीजिए क्या है, 16-17 सीटों पर यह आदमी हराने का काम कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी पोजीशन है, और वहाँ दलित मतदाता 4 भागों में तो ज़रूर बटा हुआ है। कभी 90 के दशक में बाबा भीमराव अंबेडकर की जो पत्नी थी, या गालिबन उनके परिवार से एक महिला थी, उन्होंने सबको जोड़कर एक साथ रख दिया था, लेकिन फिर अलग हो गए। मुफाद परस्ती में सब अलग अलग बिखर गए। और जो महाराष्ट्र के अंदर दलितों का वोट जितना मतलब ज़बरदस्त वोट है, वो अगर बाकी तमाम जगह मिल जाए तो वो एक रोल पैदा कर देता है। लेकिन MIM के साथ चले गए पिछली बार। इम्तियाज़ जलील ज़रूर जीत गए औरंगाबाद से, लेकिन बाकी क्या हाल हुआ। उसके बाद जो MIM के कॉरपोरेटर आते थे वो भी बंद हो गए वहाँ आने। तो दोस्तों, बात यह है कि जब अपनी अपनी मुफाद परस्ती की बात होगी तो ये एक महाविकास अघाड़ी को झटका है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आखिर में एक बात मैं और बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में आइए आप, अखिलेश यादव अगर कांग्रेस से गठबंधन नहीं करते तो इस बात बता दूं मैं आपको, लोकसभा के चुनाव के प्रति जो समाजवादी पार्टी को 20% मुस्लिम एक मुश्त होकर वोट देता है, इस बार वो कांग्रेस को देता। ये अखिलेश यादव की अक्लमंदी है कि कांग्रेस को उन्होंने साथ दिया और यहाँ पर लीड रोल अपना लिया है। अलबत्ता वरना इसी बार कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर सीट भले ना जीतते, ये अब भी कोई ज़्यादा जीतने के चांसेस नहीं हैं, लेकिन ये वोट जो है ये कांग्रेस की तरफ जाना था। समझ रहे हैं आप। ऐसे ही मैं आपको एक बात बताना चाहता था कि यहाँ अखिलेश यादव की, मैंने कहा अक्लमंदी है, आ गए तो बच गया उनका वोट। लेकिन आज मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, नीतीश कुमार कितनी भी पलटी मार लें, वोट जो है ना अब 2 ही बातों पे जाने वाला है। या तो वो मोदी जी के पक्ष में जाएगा या मोदी जी के खिलाफ जाएगा। कुछ पार्टीज़ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, कुछ अच्छे कैंडिडेट्स की वजह से कुछ वोट बटोर ज़रूर सकती हैं, लेकिन आम जन का जो वोट है ना अब 2 ही जगह जाने वाला है, लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई में या फिर आरोप के अनुसार डिक्टेटरशिप की तरफ जाने के पक्ष में। भले ना महसूस हो रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, मैं भी नहीं कह रहा हूँ, लोगों के अनुसार डेमोक्रेसी के हाल क्या हो गए हैं, लोकतंत्र के हाल क्या हो गए हैं। हिंदी पट्टी पे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, लेकिन ये जो तमाम जगह घूम घूम करके तोड़ने वाला काम किया जा रहा है, राज ठाकरे को ले आओ, अशोक चव्हाण को ले आओ, प्रकाश अंबेडकर को आरोप के अनुसार बैकडोर से कह दो। पहले से कहा जा रहा था कि ये आदमी वहाँ रहेगा नहीं, और वही हुआ। और बड़ा नुकसान वहाँ विकास अघाड़ी को है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आम लोग भी शायद, मैंने कहा ना, अखिलेश के साथ भी नहीं आएंगे अगर वो अक्लमंदी नहीं करेंगे। ममता बनर्जी के साथ भी नहीं आएंगी अगर वो अक्लमंदी नहीं करेंगी। ऐसे ही प्रकाश अंबेडकर के साथ भी मुझे उम्मीद है, अगर थोड़ी सी भी समझ है। हालांकि महाराष्ट्र के अंदर मैं जितना रहा, बड़े शरीफ लोग हैं, बहुत भले लोग हैं, लेकिन थोड़े राजनीतिक एतबार से मुझे लगता है बहुत कम अवेयरनेस है जितनी कि बिहार में ज़्यादा है। लेकिन फिर भी वो लोग या तो पक्ष में वोट करेंगे या विपक्ष में करेंगे, लेकिन रोल सबके समझ में आ रहे हैं धीरे धीरे। उत्तर प्रदेश में मायावती का रोल समझ में आ गया है, और अभी हो सकता है आने वाले वक्त में मान भी जाए प्रकाश अंबेडकर, उनसे उम्मीद की जा सकती है। लेकिन 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाती है, लोगों का ऐसा कहना है, ये जो जितने भी अपने आप को स्टेक होल्डर समझ रहे हैं ना, भूटान समझे बैठे हैं अपने आप को, ये चाइना आएगा, सबको सफा करके ले जाएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।